हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज पार्ट 6। बुक है आपकी एम लक्ष्मीकांत की बुक में से हम कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं लोक प्रशासन के परिचय में विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग पहली बार एक भारतीय अध्येता U.L. गोस्वामी ने 1955 में छपे अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया था, लेकिन यह अमेरिकी विद्वान द्वारा जॉर्ज गॉन्ट हैं जिन्हें विकास प्रशासन का पिता माना जाता है। किसे विकास प्रशासन का पिता माना जाता है? तो जॉर्ज गॉन्ट को विकास प्रशासन का पिता माना जाता है। उन्होंने भी इसी काल में इस शब्द का प्रयोग शुरू किया। उनकी पुस्तक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड्स पहली बार 1979 में प्रकाशित हुई। एडवर्ड डब्ल्यू वीडनर, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, जोसेफ लॉ पोलम्बा, फेरल हेडी, मिल्टन जे एस्मॉस, एल्बर्ट वॉटसन, लूसियन पाई, मेल फेंसॉर्ड, एल्फ्रेड डियामंड, हर्विंग स्वेल्डलो, विलियम जे सॉफिन और हॉर्न बी ली ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में विकास प्रशासन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने और विकसित करने में योगदान दिया है। एडवर्ड वीडनर विकास प्रशासन के सबसे बड़े भाष्यकार हैं। वे विकास प्रशासन की परिभाषा की पहली बार अवधारणात्मक रूप में व्यवस्था करने वाले भी व्यक्ति हैं। फेरल हेडी के अनुसार जॉर्ज गॉन्ट को सामान्यतः विकास प्रशासन शब्द को गढ़ने का श्रेय दिया जाना चाहिए, किंतु प्रभादत्ता के अनुसार विकास प्रशासन शब्द भारतीय विद्वान गोस्वामी की देन है। फिर भी यह एक पाश्चात्य अवधारणा। इस शब्द का प्रथम प्रयोग डोनाल्ड सी स्टोन ने किया था। कि विकास प्रशासन का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो डोनाल्ड सी स्टोन ने किया था। उद्भव कैसे हुआ इसका उद्भव? तो 1950 और 60 के दशक में विकास प्रशासन लोक प्रशासन के एक उप क्षेत्र के रूप में उभरा। जिन कारकों ने इसमें योगदान किया है वे हैं, कौन कौन से कारक हैं? पारंपरिक लोक प्रशासन द्वारा प्रशासन के माध्यमों के अध्ययन पर ज्यादा और प्रशासन के लक्ष्यों के अध्ययन पर कम जोर दिया गया। सेकंड पॉइंट है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति के साथ एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में नव स्वाधीन विकास देशों का उदय हुआ। इन देशों में क्या हुआ? विकासशील देशों का उदय हुआ। थर्ड पॉइंट है बहुपक्षीय तकनीकी मदद और वित्तीय सहायता और विकासशील देशों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाएं चलाई गई। फोर्थ पॉइंट है नवोदित विकासशील देशों तक अमेरिकी आर्थिक और तकनीकी सहायता योजनाओं का विस्तार किया गया। फिफ्थ पॉइंट है अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेतृत्व में 1960 में कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप कैग की स्थापना की गई। तो कैग की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। सिक्स पॉइंट विकासशील देशों में पश्चिमी मॉडलों की नाकामी के कारण इन देशों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए स्वदेशी प्रशासनिक मॉडल की खोज करना शुरू किया गया। परिभाषा विकास प्रशासन की परिभाषा किसने दी है? जॉर्ज गॉन्ट। विकास प्रशासन लोक प्रशासन का वह पहलू है जिसमें
ध्यान केंद्रण का विषय सार्वजनिक अभिकरणों को इस प्रकार संगठित और प्रशासित करता है कि सामाजिक व आर्थिक प्रगति के सुपरिभाषित कार्यक्रमों को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा मिल सके। इसका उद्देश्य परिवर्तन को आकर्षक और संभव बनाना है। विकास प्रशासन ऐसे अभिकरणों, प्रबंधन तंत्रों एवं प्रक्रियाओं का एक जाल है जिसकी स्थापना सरकार द्वारा विकासात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए की जाती है। सेकंड पॉइंट है, किन्होंने दी है परिभाषा? डोनाल्ड सी स्टोन ने क्या परिभाषा दी है? तो डोनाल्ड सी स्टोन कहते हैं, व्यापक रूप से विकास प्रशासन का सरोकार राष्ट्रीय विकास की उपलब्धि से होता है। लक्ष्य, मूल्य और परिवर्तन की रणनीतियां भिन्न हो सकती है, किंतु कुछ समान प्रतिक्रियाएं सदैव मौजूद रहती है जिनके द्वारा लक्ष्यों पर समझौता कायम किया जाता है और योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन किया जाता है। ये कौन कहता है? डोनाल्ड सी स्टोन। इरविंग सॉफ्डेलो कहते हैं, लोक प्रशासन गरीब देशों में प्रशासन है। लोक प्रशासन गरीब देशों में क्या है? प्रशासन है। उन्होंने विकास प्रशासन में दो अंतर संबंधित कार्यों को पहचाना है, संस्था निर्माण और नियोजन। हॉर्नबी कहते हैं, विकास प्रशासन का संबंध एक सरकार या किसी अभिकरण को प्रबंधित करने में निहित समस्याओं से होता है ताकि राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सराहनीय समृद्धि हासिल करने के उपागम सहित सरकार या अभिकरण नए व सतत सामाजिक बदलावों के प्रति अनुकूलन स्थापित करने एवं उपयुक्त कार्यवाही करने की वृद्ध क्षमता प्राप्त कर सके। ये कौन कहता है? हॉर्नबी। मार्टिन लैंडाउ कहते हैं, विकास प्रशासन सामाजिक परिवर्तन की अभियांत्रिकी है। विकास प्रशासन क्या है? सामाजिक परिवर्तन की अभियांत्रिकी है। इयानतुल्ला कहते हैं, विकास प्रशासन सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में लोकसत्ता के माध्यम से एक कार्य की उपलब्धि हेतु संगठनात्मक व्यवस्थापनों पर का एक संजाल है। हैरी जे फ्रॉडमैन कहते हैं कि विकास प्रशासन का अर्थ आधुनिकता, जो कि सामाजिक आर्थिक प्रगति एवं राष्ट्र निर्माण के रूप में होती है, लाने एवं प्रशासनिक प्रणाली में बदलाव लाने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है ताकि प्रशासनिक प्रणाली की कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की क्षमता में वृद्धि हो सके। वीडनर कहते हैं, वीडनर का क्या योगदान है? वीडनर ने पारंपरिक प्रशासनिक विचारधारा की सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से प्रशासन करने के माध्यमों पर ज्यादा जोर और लक्ष्य उद्देश्यों के अध्ययन पर कम जोर के लिए आलोचना की। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने टिप्पणी की, लोक प्रशासन ने माध्यमों का महिमा मंडन किया है और लक्ष्यों को भूल गया है। उपलब्ध और अनुपलब्ध मूल्यों की प्राप्ति से अलग अच्छा प्रशासन और अच्छे मानव संबंध ही अपने आप में लक्ष्य बन गए हैं। पारंपरिक प्रशासनिक विचारधारा की इस रिक्तता को भरने के लिए ही उन्होंने विकास प्रशासन की अवधारणा से हमारा परिचय कराया है। उन्होंने विकास प्रशासन को किसी न किसी तरीके से प्राधिकृत तौर पर निर्धारित करने वाली वह प्रक्रिया बताया है जो संगठन के प्रगतिशील राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन करती है। उनके अनुसार विकास प्रशासन का संबंध विकास के लिए अधिकाधिक नवाचार से है
उन्होंने विकास के लिए नवाचार को आधुनिकता या राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन की दिशा में नियोजित बदलाव की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। रिक्स का योगदान, अभी हमने किसका पढ़ा, वीडनर का पढ़ा, अब पढ़ेंगे रिक्स का क्या योगदान है विकास प्रशासन में। तो रिक्स का एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विकास प्रशासन को उन संगठित प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जो उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करते हैं जो विकास के उद्देश्यों की सेवा में लगे लोगों ने सोचे होते हैं। उन्होंने विकास प्रशासन के दो पहलुओं की पहचान की, विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास। प्रशासनिक विकास, उन्होंने विकास के प्रशासन की पहचान विशाल स्तर के संगठनों, विशेषकर सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली पद्धतियों के लिए उनके विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनी नीतियों और योजनाओं के लिए विकास कार्यक्रमों के प्रशासन के रूप में की। और प्रशासन के विकास की पहचान प्रशासनिक क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के रूप में की। वे टिप्पणी करते हैं, विकास प्रशासन का अर्थ न केवल एक सरकार द्वारा उनके भौतिक, मानवीय और सांस्कृतिक परिवेश को बदलने के कार्यक्रमों को लागू के प्रयासों से है, बल्कि ऐसी प्रगति के कार्यों में शामिल होने की उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के संघर्ष से भी है। इनके आपसी संबंध पर जोर देते हुए रिक्स ने टिप्पणी की, इन दोनों पहलुओं की परस्पर समृद्धता में एक प्रकार से अंडे और मुर्गी के बीच के कारणात्मक संबंध जैसा रिश्ता है। परिवेशीय बाधाओं, अवसंरचना में बदलाव के बिना सामान्य रूप से प्रशासन को ज़्यादा बेहतर नहीं बनाया जा सकता। स्वयं परिवेशीय भी तब तक नहीं बदल सकता जब तक विकास कार्यक्रमों के प्रशासन को मजबूत नहीं बनाया जाता। लक्षणिक विशेषता, विकास प्रशासन के निम्नलिखित चारित्रिक गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? फर्स्ट है बदलाव की दिशा, अर्थात यथास्थिति बनाए रखने की बजाय सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना। सेकंड, लक्ष्य निर्देशित अथवा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों में प्रगति हासिल करना, परिणाम केंद्रित। थर्ड है प्रतिबद्धता, अर्थात कार्य स्थितियों में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊंचा उत्साह और प्रेरण। फोर्थ पॉइंट है उपभोक्ता केंद्रित, अर्थात छोटे किसान, बच्चों इत्यादि जैसे लक्ष्य समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना समय केंद्रित होता है। काल संबंधी आयाम, अर्थात एक समय सीमा में विकास कार्यक्रमों को पूरा करना समय निर्देशित। सिक्स पॉइंट है नागरिक सहभागिता केंद्रित, अर्थात विकास कार्यक्रमों के निर्धारण और लागू किए जाने में जन समर्थन और सहभागिता सुनिश्चित करना। 7 पॉइंट संरचनात्मक, अर्थात विकास के लक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक संरचनाओं, पद्धतियों और प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करना अथवा सुधारना। 8 पॉइंट है परिवेशीय परिप्रेक्ष्य, अर्थात विकास, नौकरशाही और उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में संबंध कायम करना। 9 पॉइंट है तालमेल, प्रभावशाली तालमेल, अर्थात विकास की जिम्मेदारियों में लगी कई विशिष्टीकृत इकाइयों और कार्यक्रमों के बीच तालमेल करना, एकीकरण की उच्च मात्रा। 10 पॉइंट है प्रतिक्रियात्मक, अर्थात जनता की जरूरत और मांगों पर तुरंत कदम उठाना। जॉर्ज गॉन्ट के अनुसार विकास प्रशासन के चारित्रिक गुण उसके
उद्देश्यों, इसकी निष्ठाओं और इसके रुख से पता चलता है। विकास बनाम परंपरा, डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेडिशनल। कुछ विद्वान ने विकास प्रशासन को परंपरागत प्रशासन से अलग रूप से में अवधारणाबद्ध करने का प्रयास किया। उनके अनुसार विकास प्रशासन भिन्नताओं से भरा लोक प्रशासन है। वे कहते हैं कि ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण रूपों में एक दूसरे से भिन्न है। संक्षेप में किस प्रकार भिन्न है? लेकिन इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि विकास प्रशासन और पारंपरिक प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरा भी कायम नहीं रह सकता। इसलिए दोनों के बीच भेद करना अवास्तविक, अव्यावहारिक और अति सरल होगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि रमेश के अरोरा उचित ही टिप्पणी करते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं कि विकास प्रशासन के केवल विकासशील देशों के प्रशासन से संबंध है। यह सोच सिर्फ विकास प्रशासन की अवधारणा की उपयोगिता और विकासशील देशों के तुलनात्मक विश्लेषण में इसकी उपयोगिता को कम करती है। उपागम, अप्रोचेस। विकास और विकासशील प्रशासन के प्रति विभिन्न उपागमों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रारंभिक उपागम और समकालीन उपागम। प्रारंभिक उपागम क्या है? तो 1950 और 60 के दशक के दौरान विकास के चिंतकों ने तीसरी दुनिया के देशों में विकास की व्याख्या पश्चिमी मॉडल की शब्दावली में की। वे मानते थे कि तीसरी दुनिया के देशों को पश्चिमी तरीके से ही विकास करना होगा। उन्होंने विकास कार्यों में एक राष्ट्र की प्रगति की माप के तौर पर सकल राष्ट्र उत्पाद जीएनपी पर जोर डाला। वे शुरुआती उपागम जो कुलीनवादी और जातीयता केंद्रित थे उनके रूप में से है कि पहले जो शुरुआती उपागम था वो किसके पे था? कुलीनवादी और जातीयता पर केंद्रित था। आर्थिक उपागम, ये उपागम बताते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों को ज़्यादा बचत करके उसे पूंजी के रूप में निवेश करना चाहिए। उन्होंने औद्योगिकीकरण द्वारा आर्थिक वृद्धि पर जोर दिया। विकास की यह रणनीति एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, कीक्स, रोस्टोव इत्यादि के लेखन पर आधारित थी। विसरण उपागम में क्या है? एवरेस्ट रोजर्स और आर.एस. एडारी द्वारा प्रतिपादित इस उपागम ने विकास की व्याख्या विसरण के अर्थों में की। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तीसरी दुनिया के देश पूंजी, तकनीक और सामाजिक संरचना पश्चिमी औद्योगिकृत देशों से लेते हैं। किस में लेते हैं? तो विसरण उपागम में। मनोवैज्ञानिक उपागम, इन उपागमों की वकालत डेविड मैकलैंड, एवरेट हेर्जेन, कुकेल, इंकल्स और स्मिथ ने की। उन्होंने विकास की व्याख्या कुछ व्यक्तिगत गुणों की मौजूदगी के अर्थों में की, जैसे लक्ष्य प्रेरण, परिवर्तन निर्देशित, कम आधिकारिकता इत्यादि। 4th पॉइंट है निर्भरता सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख भाष्यकार आंद्रे गुंडर फ्रैंक की दलील दी कि तीसरी दुनिया के देशों में हावी गरीबी, उपनिवेशवाद और न उपनिवेशवाद के कारण पश्चिमी देशों पर उनकी निर्भरता पर प्रतिबिंबन है। सेकंड अप्रोच क्या है? समकालीन उपागम 1970 और 80 के दशकों से है। विकास के चिंतक विकास के परिप्रेक्ष्य आधारित उपागमों पर अपनी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप विकास की कोई एक संपूर्ण विचारधारा नहीं है। अरविंद सिंघल के अनुसार विकास को लेकर समकालीन सैद्धांतिक उपागम हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है बहुलवादी, जो विकास के कई रास्तों को मान्यता देता है।
सेकंड है अपनी सांस्कृतिक अभिधारणाओं में कम पश्चिमी यानी कम कुलीनवादी, कम जातीय केंद्रित और अधिक स्वदेशी। उन्होंने समकालीन विकास उपागमों में कुंजीभूत तत्वों के रूप में निम्नलिखित तत्वों की पहचान की। कौन कौन से तत्व हैं? विकास के फायदे के वितरण में सबसे पहले विकास के फायदों के वितरण में पहले से ज़्यादा समानता होना, व्यक्तियों, समूहों और समुदायों द्वारा आत्म विकास के कामों में सहायता देने के लिए जन सहभागिता, ज्ञान की साझेदारी और सशक्तिकरण होना। थर्ड पॉइंट है स्थानीय संसाधनों में निहित संभावना पर बल देते हुए आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता बनाए रखना। फोर्थ पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि को सीमित करना। फिफ्थ पॉइंट है विकास की सहायता पहुंचाने के लिए उचित तकनीकों को बड़ी आधुनिक तकनीकों के साथ एक रूप करना। अरविंद सिंघल समकालीन विकास प्रशासन सिद्धांत में 2 रुझानों की पहचान की है। कौन कौन से हैं सिद्धांत? ब्लूप्रिंट से सीखने की प्रक्रिया की ओर, जो ब्लूप्रिंट है उससे सीखने की प्रक्रिया की ओर। ब्लूप्रिंट उपागम सख्त और बंद छोर वाला है, जबकि सीखने का उपागम लचीला और खुले छोर वाला है। अरविंद सिंघल की टिप्पणी करते हैं, ब्लूप्रिंट उपागम जनता के लिए उन्नत योजना निर्माण पर जोर डालता है। सीखने की प्रक्रिया उपागम जनता के साथ योजना निर्माण और एक विकास कार्यक्रम को प्रशासित करने की प्रक्रिया में इस काम को करने पर जोर देता है। सेकंड पॉइंट है उत्पादन केंद्रित से जनता केंद्रित की ओर। उत्पादन केंद्रित उपागम निवेश पर लाभ को अधिकतम बनाने के लिए वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर जोर देता है। ये औद्योगिक विकास और शहरी विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसके विपरीत जनता केंद्रित उपागम, जिन्हें सहभागिता उपागम के नाम से भी जाना जाता है, जनता की जरूरतों, जनता के सशक्तिकरण, जिम्मेदार प्रशासन के विकास, आर्थिक सामाजिक आर्थिक समानता, आत्मनिर्भरता, जन सहभागिता, मानव विकास व सुस्वास्थ्य और पोषणीयता पर जोर देता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।